हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं आगे। आज की हमारी क्लास है एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड। आज हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड है। इससे पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपको बता दें कि आज हमने एक नई पहल शुरू की है आप लोगों के लिए कि इसके जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इससे पहले आप लोगों को एक टॉपिक कवर किया जाएगा स्ट्रेटेजी का, जिसमें आज हमने दिवस लिए, महत्वपूर्ण दिवस लिए हैं जो कि जनवरी से 5-6 दिन चलेंगे। अभी जनवरी चल रहा है, फिर फरवरी, मार्च, इसी तरह से आगे चलेंगे। जैसे जैसे हमारे दिवस कंप्लीट होंगे उसके बाद हम लोग कोई दूसरा टॉपिक ले लेंगे। इससे हमारी स्टैटिक जीके की भी कंप्लीट होती जाएगी और धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपने संपूर्ण जीएस को मजबूत कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण दिवस में देखेंगे। पहला दिवस है हमारा 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस यानी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। उन्हीं की याद में हम लोग ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो अगला देखते हैं दिवस। अगला दिवस है हमारा 10 जनवरी। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। अगला दिवस देखते हैं। अगला दिवस है हमारा 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला दिवस देखते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और अगला देखते हैं 25 जनवरी, जो कि इसे कल भी डिस्कस किया था कि 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि नेशनल वोटर्स डे हम लोग कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। प्रैक्टिस सेट का प्रथम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना दिवस बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसके आंसर ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 1958। दूसरा ऑप्शन है 1 अगस्त 1998। तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 1998 और चौथा ऑप्शन है 1 सितंबर 1958। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर है 1 जनवरी 1958, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा 1 जनवरी 1958। अब चलिए बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की जो वर्तमान में हेड हैं, डीआरडीओ के वर्तमान में हेड हैं समीर कामत। समीर कामत डीआरडीओ के वर्तमान में हेड हैं। और अभी डीआरडीओ किस लिए चर्चा में रहा था? अभी डीआरडीओ ने एक इंटरसेप्टर मिसाइल, इंटरसेप्टर, इसे रब कर देते हैं, फिर आप लोग इसे नोट कर लेंगे जो भी हमने नोट किया है, लिखा है इसमें। अभी चर्चा में रहा था, डीआरडीओ ने भी लॉन्च किया है इंटरसेप्टर एडी फर्स्ट मिसाइल। इंटरसेप्टर एडी फर्स्ट मिसाइल डीआरडीओ ने भी लॉन्च की है, इसलिए डीआरडीओ अभी चर्चा में रहा था। और डीआरडीओ का स्लोगन क्या है? डीआरडीओ का स्लोगन है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम, ये डीआरडीओ का स्लोगन। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आंसर करेंगे सभी लोग। पहला ऑप्शन है हमारा शीर्षा बंद्रा। दूसरा ऑप्शन है हमारा कल्पना चावला। तीसरा ऑप्शन है हमारा टेसी थॉमस और चौथा ऑप्शन है हमारा लता मंगेशकर। आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेसी थॉमस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स इसके ऑप्शन देख लेते हैं। शीर्षा बांदला। शीर्षा बांदला ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला हैं, तीसरी व्यक्ति हैं, यानी कि तीसरी महिला नहीं तीसरी व्यक्ति हैं भारतीय मूल की शीर्षा बांदला। और कल्पना चावला की बात करें, ये भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी कल्पना चावला। और बात करें लता मंगेशकर की, तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और इनको 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में बोला गया है लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य की है? लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य की है? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। आंसर करेंगे सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा लाडली लक्ष्मी योजना है मध्य प्रदेश की। अब चलिए बात कर लेते हैं लाडली लक्ष्मी योजना की। तो लाडली लक्ष्मी योजना सबसे पहले
शिवराज सिंह सबसे पहले मतलब इससे पहले ये जो अभी ये चर्चा में रही लाडली लक्ष्मी योजना, इस ये 2 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे लॉन्च किया है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। इसमें 2.0 करके लॉन्च किया है। एक मिनट देख लेते हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ये है ना, इसको शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च किया। इससे पहले लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में शिवराज सिंह चौहान ने ही लॉन्च की थी, यानी कि 2007 में इसका लाडली लक्ष्मी योजना सबसे पहले शुरू की गई थी। और वर्तमान में चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसको लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को 2 नवंबर 2022 को शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा से लॉन्च किया है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में छतरी योजना है, उत्तर प्रदेश की एक है छतरी योजना, और उत्तर प्रदेश की एक है स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान। बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की एक है अनुप्रति योजना, अनुप्रति योजना राजस्थान की एक योजना है जो कि फ्री कोचिंग से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में बोला गया है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 25 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 23 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 8 मई और चौथा ऑप्शन है 22 मई। चलिए आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 23 जनवरी, यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। सुभाष चंद्र के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को जो भी आपको बताया जनवरी दिवस पर आए थे, तो आपको बताया था 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। बात करें 8 मई की, तो 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस। हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 22 मई की, तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, यानी कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। जैव विविधता 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस, और 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस पर, और 23 जनवरी को मनाते हैं हम लोग पराक्रम दिवस, और 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। आंसर करेंगे सभी लोग इसका। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। आंसर करेंगे सभी लोग कि कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क स्थित है। अभी वर्तमान में ये कूनो नेशनल पार्क काफ़ी चर्चा में रहा था, तो आप लोग बताएंगे कि कूनो नेशनल पार्क अभी चर्चा में क्यों रहा था। तो ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि इसमें नामीबिया से अभी 8 चीते लाकर अभी छोड़े गए कूनो नेशनल पार्क में, इसलिए कूनो नेशनल पार्क अभी चर्चा में रहा था। अब चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अन्य नेशनल पार्क की। तो अन्य नेशनल पार्क कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में, उन्हें देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में अन्य नेशनल पार्क हैं कान्हा, पन्ना, पेंच, फोसिल, कान्हा, पन्ना, पेंच, फोसिल, सतपुड़ा, वन विहार और कूनो। कौन कौन से हैं? कान्हा, पन्ना, पेंच, फोसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में एक अकेला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य में नेशनल पार्क हैं अंसी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल। कौन कौन से हैं एक बार फिर देख लेंगे इन्हें। अंसी आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, जिस तरह से हम बोल रहे हैं आप लोग अपनी कॉपी में उसी तरह से लिख लेंगे क्रम वाइज, और उसी तरह से आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों को सभी नेशनल पार्क
याद हो जाएंगे एक ही बार में। अगर आप लोग एक एक करके याद करेंगे तो शायद आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जिस फ्लो में हम आपको बता रहे हैं उसी फ्लो में यदि आप याद करेंगे तो आप आसानी से जल्दी से सभी नेशनल पार्क याद कर पाएंगे। कौन कौन से हैं? अंसी, बांदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल। ये नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है गोवा, चौथा ऑप्शन है हमारा बिहार। चलिए आप लोग आंसर करेंगे इसका कमेंट बॉक्स में कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है मेघालय का। मेघालय राज्य का है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। अब चलिए बात कर लेते हैं मेघालय की राजधानी शिलोंग की। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, जो कि ये भी चर्चा में रही थी क्योंकि ये 100वीं स्मार्ट सिटी बन गई है। 100वीं स्मार्ट सिटी बन गई है मेघालय, इसलिए 100वीं स्मार्ट सिटी बन गई है शिलोंग। मेघालय की राजधानी जो शिलोंग है वो 100वीं स्मार्ट सिटी बन गई, इसलिए ये भी चर्चा में रही थी। और मेघालय में गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं और इन्हीं नाम से वहाँ की जनजाति भी फेमस हैं और वहाँ पे वो पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, गारो खासी जयंतिया। और मेघालय में ही स्थित है मासीराम। मासीराम और चेरापूंजी जो कि मेघालय में स्थित है, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है मासीराम। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 40 है, 107 है, 132 है या 136 है। आंसर करेंगे आप सभी लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 40, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 40। बात कर लेते हैं 107 की, तो ये भुखमरी सूचकांक में इसकी रैंकिंग, भारत की रैंकिंग 107 किसमें? भुखमरी में। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 107 और 132 एसडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 132 है। एसडीआई इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 132 और 136 किसमें? हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 136 और एसडीआई इंडेक्स में 132 यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132 और 107 है भुखमरी सूचकांक में और 40 जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है। ये 40 प्रश्न का सही आंसर है जो कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में बोला गया डेफ एक्सपो 2022 अभी हाल ही में हुई थी। डेफ एक्सपो 2022 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है हमारा लोथल, तीसरा ऑप्शन है हमारा गांधीनगर और चौथा ऑप्शन है हमारा हैदराबाद। आंसर करेंगे सभी लोग इसका कि डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गांधीनगर में भी डेफ एक्सपो का मतलब है डिफेंस प्रदर्शनी, यानी कि डिफेंस की प्रदर्शनी। वहाँ पे डिफेंस के जो भी अपने अपने इक्विपमेंट थे, औजार हथियार थे, वो उनकी प्रदर्शनी लगी थी, उसी को बोलते हैं डेफ एक्सपो। वो भी गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, जो कि अहमदाबाद के साधु बेट द्वीप केवड़िया में स्थित है। केवड़िया में स्थित है और इस मूर्ति को बनाने वाले का नाम क्या था? राम सुतार। यानी जो साधु बेट जो ये वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनी थी, इसके जो बनाने वाले थे उनका नाम क्या था? वास्तुकार, यानी कि उसका नाम था राम सुतार। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न में बोला गया है लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है, जो भी होता हो आप लोग बताएंगे उसे, उसको किस अक्षर से निरूपित करते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सी अक्षर से करते हैं या आर से करते हैं या डी से करते हैं या एल से करते हैं। आप आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी मतलब डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जो जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। बात करें सी की, सी होता है कैपेसिटेंस यानी कि संधारित्र।
संधारित्र को सी से प्रदर्शित करते हैं और आर होता है हमारा रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध होता है आर हमारा, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और एल होता है हमारा प्रेरकत्व, प्रेरकत्व को यानी कि इंडक्टेंस को एल से प्रदर्शित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में बोला गया पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है आर्गन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन। आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है, यानी कि आवश्यकता होती है। बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। तो ये वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में गैस है, जो कि 78% है। 78% नाइट्रोजन भारत के भारत नहीं, मतलब वायुमंडल में पाई जाती है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है। बात करते हैं आर्गन की। तो आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है आर्गन एक। और कार्बन डाइऑक्साइड तो इसका आंसर ही हो गया, जो कि आपको बता दिया। और ऑक्सीजन की बात करें तो इसे प्राणवायु गैस भी कहते हैं, ऑक्सीजन को प्राणवायु गैस भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में बोला गया है किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है, यानी किस राज्य में विधानसभा सीटें सबसे अधिक हैं। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है गोवा। आंसर करेंगे सभी लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 403। बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब में कितनी है? 117। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में कितनी है? 70 सीटें हैं उत्तराखंड में। बात कर लेते हैं गोवा की। तो गोवा में कितनी है? 40 सीटें। यानी कि सबसे अधिक किसमें? उत्तर प्रदेश में 403, उत्तराखंड में कितनी है? 70, गोवा में कितनी है? 40 और पंजाब में कितनी है? 117। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में बोला गया है कि 1 अक्टूबर 2022 को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है राजीव गाबा, दूसरा ऑप्शन है सुजय लाल थावनस, तीसरा ऑप्शन है कुलदीप सिंह और चौथा ऑप्शन है अमन मोहिते। आंसर करेंगे सभी लोग इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुजय लाल थावनस, यानी कि सुजय लाल थावनस जो है वो सीआरपीएफ के महानिदेशक नए नियुक्त किए गए हैं। बात कर लेते हैं राजीव गाबा की। तो राजीव गाबा हैं कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव। राजीव गाबा कैबिनेट सचिव हैं और सुजय लाल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गरुड़ युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है। गरुड़ युद्ध अभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा भारत फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है हमारा भारत चीन, तीसरा ऑप्शन है हमारा भारत जापान और चौथा ऑप्शन है हमारा भारत अमेरिका। आंसर करेंगे सभी लोग इसका। तो गरुड़ युद्ध अभ्यास की बात करें तो ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच में और कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच होते हैं, एक तो होते हैं शक्ति, एक होता है गरुड़, एक होता है बरूड़। शक्ति, गरुड़, बरूड़ ये तीन युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। बात करते हैं भारत और चाइना की। तो भारत चाइना में होता है हैंड इन हैंड, यानी कि हैंड इन हैंड, ये भारत और चाइना के बीच में होता है। और भारत जापान की बात करें तो एक होता है युद्ध अभ्यास मालाबार। मालाबार युद्ध अभ्यास भारत जापान ऑस्ट्रेलिया, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन चार देशों की एक संयुक्त एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है? मालाबार। मालाबार युद्ध अभ्यास में ये चार देश भाग लेते हैं, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। बात कर लेते हैं भारत और अमेरिका की। तो भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास होता है कोप इंडिया टाइगर ट्रम्प। कोप इंडिया होता है और एक होता है टाइगर ट्रम्प। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे सभी लोग। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा राष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस अनुच्छेद में निहित है। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 110। आंसर करेंगे सभी लोग कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। तो
अब अगले देख लेते हैं ऑप्शन अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो अनुच्छेद 56 के अंदर है, जो कि 5 वर्ष होता है। और अनुच्छेद 52 की बात करें तो अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 के अंदर लिखा है। और अनुच्छेद 10 है धन विधेयक, अनुच्छेद 10 में क्या है, धन विधेयक। अनुच्छेद 10 में धन विधेयक है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल राष्ट्रपति का कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में बोला गया प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन है क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है मुनरो, तीसरा ऑप्शन है डलहौजी और चौथा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग। आंसर करेंगे सभी लोग कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना की तरफ से किसने नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाइव, यानी कि क्लाइव इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना की तरफ से नेतृत्व किया था। बात कर लेते हैं मुनरो की, तो मुनरो ने किया था बक्सर के युद्ध में मुनरो ने अंग्रेजी सेना की तरफ से नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध हुआ कब था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। आंसर आप लोग देख लेंगे, इसका आंसर सही हो जाएगा क्लाइव, इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाइव इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में बोला गया है स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, रिपन को, डलहौजी को, क्लाइव को या इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन आंसर करेंगे सभी लोग इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिपन को स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं रिपन से संबंधित और, तो रिपन इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, वो भी रिपन के ही समय हुआ था। और 10 के आधार पर जनगणना की शुरुआत भी रिपन के ही काल में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में बोला गया है नाखूनों में संबंधित कोशिकाएं होती हैं, यानी कि नाखूनों में जो कोशिकाएं होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उपकला, दूसरा ऑप्शन है एपिडर्मल, तीसरा ऑप्शन है हाइपोडर्मल, चौथा ऑप्शन है डर्मल। आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपिडर्मल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, प्रश्न में बोला गया कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। आंसर देख लेंगे, ऑप्शन देख लेंगे इसके। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आंसर करेंगे सभी लोग कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी आप लोग याद रखेंगे। ये भी प्रश्न में कई बार पूछी जा चुकी है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किस शताब्दी में बना था। तो ये बना था 13वीं शताब्दी की। बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर स्थित है, मीनाक्षी मंदिर जो कि तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, वो तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में बोला गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता, यानी महिला सिंगल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बेरी टर्नबुल, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टिना मिलादेनोविक, दूसरा ऑप्शन है एश्ले बार्टी और तीसरा ऑप्शन है डेनियल कोलिंस। आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एश्ले बार्टी ने इस कोलियंस को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता। महिला सिंगल्स में किसने जीता, एश्ले बार्टी ने जीता है इस डेनियल कोलिंस को हराकर। बात कर लेते हैं
पुरुष सिंगल की तो पुरुष सिंगल जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में बोला गया है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा माउंट मैकिनले, दूसरा ऑप्शन है माउंट विंसन, तीसरा ऑप्शन है माउंट कोसियस्को और चौथा ऑप्शन है माउंट आबू। आंसर करेंगे सभी लोग, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट मैकिनले। सही आंसर हो जाएगा इसका माउंट मैकिनले। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जिसे डेनाली रेंज भी के नाम से भी जाना जाता है। डेनाली रेंज के भी नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। बात कर लेते हैं माउंट विंसन की, तो माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। इसे याद कैसे करेंगे? इसे याद करेंगे, माँ ने सन को टिका के मारा। माँ ने सन को टिका के मारा। माँ और सन से बन गया माउंट विंसन, टिका से बन गया अंटार्कटिका, यानी कि माउंट विंसन जो है वो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करेंगे और इसे अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ग्रुप क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।